हम लोग लेबर लॉ में क्या क्या एक्ट कर लिए थे बोल। दो तो एक्ट पढ़ चुके, एक पढ़ चुके फैक्ट्रीज एक्ट और एक पढ़ चुके ग्रेचुइटी एक्ट। ये अपना तीसरा एक्ट है। इस तीसरा एक्ट का नाम क्या बताइए? ईएसआई एक्ट 1948। ईएसआई एक्ट 1948 इसका मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है, क्या वर्ड यूज किए बोल? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। जब हम बात करते हैं ईएसआई एक्ट का, तो ये ईएसआई एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? बेसिकली ये ईएसआई एक्ट बेनिफिट्स देता है। क्या देता है बताइए? बेनिफिट्स देता है। बेनिफिट टू हुम? इट गिव्स बेनिफिट टू वर्कर्स। बेनिफिट टू किसको बोलिए? वर्कर्स को देता है। एम आई क्लियर विद दिस? तो इस एक्ट का फुल फॉर्म क्या बताइए? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। वन डे टॉपिक है, आज ही खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है इसमें। ईएसआई जो एक्ट है, इट प्रोवाइड्स बेनिफिट। प्रोवाइड्स व्हाट? बेनिफिट। बेनिफिट टू हुम? बेनिफिट टू एम्प्लॉय। बेनिफिट टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हियर मींस हुज? वर्कर्स। वर्कर मतलब कौन? लेबर्स। एम आई क्लियर विद दिस? तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है वर्कर्स लोग के बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, अब आप मेरे से पूछेंगे भैया क्या क्या बेनिफिट इधर मिलता है? बेनिफिट देखिए क्या क्या मिलता है। क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है बताइए? आपको मिल सकता है सिकनेस बेनिफिट। बोलने का मतलब है अगर आपका ईएसआई हुआ है, ईएसआई मतलब इंश्योरेंस हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा उससे? बोलिए सिकनेस बेनिफिट। नंबर 2 क्या होता है बोलिए? मैटरनिटी बेनिफिट्स। ठीक है, प्रेगनेंसी के वक्त होने वाला हर प्रॉब्लम्स पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। नंबर 3 डिसेबल बेनिफिट। डिसेबल बेनिफिट का मतलब जानते हो? तुम डिसेबल हो गए हो, काम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर ही सब जन डिपेंडेंट है, तो तुमको बेनिफिट मिलेगा ना, उसी को क्या बोलेंगे? डिसेबलमेंट बेनिफिट। फिर आता है डिपेंडेंट बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट या फिर फर्नल एक्सपेंसेस। मतलब तुम्हारे जीते जीवित है, तुम्हारे मौत के बाद भी तुम्हारे मौत का क्रियाक्रम का भी क्या मिलेगा? खर्चा मिलेगा। तो बेसिकली ये है क्या भैया? ये बेसिकली क्या होता है? सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या बताइए? ए लिमिटेड। पहले हम लोग चेक करेंगे क्या इस ए लिमिटेड पे ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल होता है क्या। अगर इस ए लिमिटेड पे ईएसआई एक्ट क्या हो जाता है बोलो? एप्लीकेबल हो जाता है, तो इस कंपनी का जो एम्प्लॉयर है, इस कंपनी का जो एम्प्लॉयर है और इस कंपनी का जो एम्प्लॉय है, वो लोग दोनों मिलके ईएसआई करवाएंगे। किसका? एम्प्लॉय का। समझ आ रहा है? एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा देगा इंश्योरेंस का एम्प्लॉय के लिए, और एम्प्लॉय भी अपना कुछ पैसा देगा अपने इंश्योरेंस के लिए। समझ आ रहा है? और ये ईएसआई का जो इंश्योरेंस होता है, इसको मिलेगा सारे बेनिफिट्स। एम आई क्लियर विद दिस? अब मेरा बात समझो, ये ईएसआई से रिलेटेड यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर कौन संभालता है? ईएसआई से रिलेटेड मैटर संभालता है ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कौन संभालता बताइए? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एम आई क्लियर विद दिस? मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, अगर आप इसको डिटेल में मेरे साथ पढ़ेंगे तो ये देखिए, ये पूरा पैराग्राफ, जैसे देखिए ये क्या लिखा है। कैप्सूल बोलने का मतलब है, मैं आपको इसको इस वे में पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, वन डे टॉपिक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इधर देखिए बच्चा लोग, सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रहा है? इंट्रोडक्शन। ये वाले पोर्शन में आपको यहाँ से यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक रीड मारना है। क्या मारना है बताइए? रीड मारना है। इसको आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है ना। ये बस इंट्रोडक्शन है, रीड की तरह यूज करिएगा। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है बच्चा लोग? इंट्रोडक्शन में बोल रहा है कि जब एक वर्कर बीमार पड़ता है तो बेचारे को लॉस, इकोनॉमिक लॉस होता है क्योंकि वो बीमार है, और साथ ही साथ उसको और बहुत कुछ लॉस होता है, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस, सैलरी लॉस, ये सब लॉस होता है। तो उसको बेनिफिट देने के लिए ये वाला एक्ट आया है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट इज गिवन अंडर ईएसआई एक्ट, क्या क्या बेनिफिट है बताइए? सीकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद ये देखिए, यहां पे बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि ये किस पे अप्लाई होता है, ये किस पे एप्लीकेबल होता है। तो इट अप्लाइज ऑन ऑल फैक्ट्री अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज। इट अप्लाइज ऑन ऑल फैक्ट्रीज अदर देन क्या बोलिए? सीजनल फैक्ट्रीज। और नंबर 2 क्या बोलता है देखिए, इट अप्लाइज ऑन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओनली इफ देयर आर 10 और मोर वर्कर्स। ओनली इफ देयर आर हाउ मेनी वर्कर्स बोलो? 10 और मोर वर्कर्स। तो बोलने का मतलब ये है, ये किस पे एप्लीकेबल होगा भैया? ये एप्लीकेबल होगा फैक्ट्री पे, और एप्लीकेबल होगा कोई भी तरह का
ऑर्गेनाइजेशन में दोनों मतलब जिसमें मिनिमम कितना वर्कर होना चाहिए, 10 या उससे ज़्यादा। याद रहेगा आपको अच्छी तरह से। तो आपसे पूछ सकता है कि ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल है। इट अप्लाइज ऑन फैक्ट्रीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग कितना वर्कर, 10 और मोर वर्कर्स। समझ आ रहा है। लेकिन अब ये वाला हट चुका है तो आप ये कट कर दीजिए, यहीं तक ही रखिए, 10 और मोर वर्कर्स। डन है क्या? हाँ, नॉर्मली हट गया है। ठीक है, अब आ जाइए 4th नंबर पढ़िए। इफ द एक्ट इज वन एप्लीकेबल इट शैल रिमेन एप्लीकेबल फॉर एवर। कुछ हाथी घोड़ा का बात किया नहीं, एकदम सिंपल सा बात किया है कि एक बार ये कानून किसी पे एप्लीकेबल क्या हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा, तो वो लाइफ टाइम क्या रहेगा, बोल, एप्लीकेबल रहेगा। एक बार एप्लीकेबल मतलब लाइफ टाइम एप्लीकेबल। एम आई क्लियर विद दिस? अब देखो फिर एक लाइन दे रहा है, लाइन क्या दे रहा है, ध्यान से देखो, बोल रहा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट को एप्लीकेबल कर सकता है किसी भी स्टैब्लिशमेंट में, लेकिन 1 महीना का क्या देना पड़ेगा, 1 महीने का क्या देना पड़ेगा, प्रायर नोटिस। अब हम तुमसे पूछते हैं, तुमसे अगर क्वेश्चन में आ गया दिस एक्ट इज एप्लीकेबल वेयर, ये एप्लीकेबल कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल फैक्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग 10 और मोर वर्कर्स, बट इट डज नॉट अप्लाई टू सीजनल फैक्ट्रीज। If this act becomes applicable, it will remain applicable forever. Appropriate government can make this act applicable on any establishment by giving कितना महीना का नोटिस, पहले प्रायर 1 month नोटिस। अब आप मेरे से पूछेंगे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन, हम बोले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्ट को एप्लीकेबल कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेबल करेगा, लेकिन कंसल्ट किससे करेगा बताओ, ESIC से, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। डन है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेबल करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा किससे, बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट से और ESIC से। ये लाइन लिखा हुआ है, आप कॉपी कर लीजिए, देखिए लिखा हुआ है। कब से एग्जाम है बाबू अपना सेमेस्टर? 31 से। राखी कब है? मतलब बुधवार राखी नहीं है तो तुम लोग का नहीं है ना, आ जाओगे ना क्लास में? पक्का तो लॉ है खाली। डन है क्या? अच्छी तरह से क्लियर हुआ? तो एक बात बताओ, सीधा सा बात बताओ, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताओ। सबसे पहले वंस मोर, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग 10 और मोर वर्कर्स। This act is not applicable on seasonal factories. Once this act is applicable, it will remain applicable forever. Appropriate government can make this act applicable on any organization by giving 1 month prior notice. If central government wants to make this act applicable, it will consult किससे? ESIC से. If state government want to make this act applicable, to consult with whom? Central government and ESIC both. Done है क्या अच्छी तरह से? अच्छा, फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है नॉन एप्लीकेबिलिटी कि ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो ध्यान से फोकस करिएगा, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है किस पे बताइए? सीजनल फैक्ट्रीज पे। किस पे एप्लीकेबल नहीं बताइए? सीजनल फैक्ट्रीज पे। डन है क्या? ये एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन किसके ऊपर? सीजनल फैक्ट्रीज। नंबर 2, कोई भी गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट में ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा अगर एम्प्लॉई को सेम बेनिफिट या उससे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। समझ आ रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ESI से अच्छा बेनिफिट मिल रहा है या वैसा ही बेनिफिट उन लोग दे रहा है तो उसके ऊपर ESI एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा।
डन है। अच्छा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को क्या कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है उसके वीक फाइनेंशियल पोजीशन के कारण। लेकिन एग्जेम्प्ट कितना साल के लिए होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर। मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 12 लोग काम करते हैं, लेकिन मेरा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं जा रहा है, तो उस साल मेरे को क्या कर सकता है, वो एग्जेम्प्ट कर सकता है ईएसआई के लिए। एम आई क्लियर विद दिस? तो नॉन एप्लीकेबिलिटी किस पे एप्लीकेबल है, सीजनल फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और बोलो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब, और थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक दिस एक्ट एग्जेम्प्ट ऑन फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट इफ देयर इज अ वीक फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है ईएसआई स्कीम में, भैया अभी तो पढ़ कर आया। हम बोले नहीं, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 चीज आप समझिए। ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होने के लिए कितना लोग चाहिए, 10 लोग। अब एप्लीकेबल हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन पे, ईएसआई किसका होना चाहिए, उस एम्प्लॉय का होना चाहिए जिसका सैलरी 21,000 से ज्यादा नहीं है। Am I clear with this? पहले ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में उसी एम्प्लॉय का आप ईएसआई कराइएगा जिसका सैलरी 21,000 से ज्यादा नहीं है। यानी कि भैया अगर किसी का सैलरी 21,000 से ज्यादा है तो हम लोग नहीं करा सकते क्या? द आंसर इज यस, आपको नहीं कराना है। लेकिन अगर आप चाहे उसका भी कराने तो आपका आउट ऑफ लव है, वो आप करा रहे हो, ठीक है ना, वो आउट ऑफ लव आप कराना चाहते हो, कराओ। लेकिन लॉ उस पर कोई इंपोजिशन नहीं डालता, लॉ उस पर इंपोजिशन जाता है जिस इस्टेब्लिशमेंट में 10 लोग हो और जिस एम्प्लॉय का सैलरी 21,000 से ज्यादा ना हो। एम आई क्लियर विद दिस? अब एम्प्लॉय के बारे में मैं तेरे को 2 चीज समझाता हूं, समझ। अब देख, मान ले दीपिका का एग्जांपल ले लेते हैं, स्पेलिंग देख, ठीक है। तो अब ये दीपिका है, ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये दीपिका है और दीपिका के नहीं है, दीपिका नहीं है, दीपिका के फादर बोल लो, दीपिका के कौन है बोलो, फादर है, ठीक है। दीपिका आई है पढ़ने कहाँ पे बोलो, मेरे पास नहीं भाई, कोलकाता में आई है पढ़ने, ठीक है। अब क्या हुआ, एक और एजेंसी है जिस एजेंसी का नाम है टाइगर एजेंसी, डन है, ये बॉडीगार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इस टाइगर एजेंसी में हम काम करते हैं, और क्या चाहिए, तेरा बॉडीगार्ड हम बन रहे, सोच। थोड़ा सा अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, डन है। आज हम टाइगर एजेंसी में काम करते और द रोल ऑफ व्हाट, बॉडीगार्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, अश्विन के लिए एम्प्लॉयर कौन हुआ, अश्विन के लिए एम्प्लॉयर हुआ टाइगर एजेंसी वाला, ये हुआ एक एम्प्लॉयर, ठीक है। अश्विन के लिए जो एम्प्लॉयर हुआ ये मेन एम्प्लॉयर हुआ, इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, डन है क्या? अब मेरा ईएसआई का प्रीमियम कौन देता होगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टाइगर एजेंसी। अब क्या किए, दीपिका के फादर टाइगर एजेंसी को कॉल किए, बोले एक मेरी बेटी जा रही है कोलकाता में, उसको बॉडीगार्ड करना है, आप एक जन को भेज दीजिए, ठीक है। तो वो उठा के मेरे को इसके बॉडी को गार्ड करने के लिए भेज दिए, डन है। तो हम क्या बन गए, अब वो तो हम शुरू से है। अब मेरा एम्प्लॉयमेंट, नौकरी तो हम इसके यहाँ करते हैं, अभी भी उसी का ड्रेस व्रेस पहने हुए, लेकिन अब हम किसका बॉडी गार्ड करेंगे, दीपिका का। ऐसा गार्ड किया कि वही नहीं दिखेगी अब, ठीक है। तो
ये बॉडीगार्ड हम उसका करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, रखा कौन है? दीपिका के फादर। तो दीपिका के फादर मेरे लिए बन गए इमीडिएट एम्प्लॉयर। क्या बन गए बताइए? इमीडिएट एम्प्लॉयर। अब प्रीमियम कौन देगा? मेरा, देखो मेरा प्रीमियम कंट्रीब्यूशन सब कुछ कौन देगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। लेकिन जब तक हम इसके घर में काम कर रहे हैं, इसका बॉडीगार्ड कर रहे हैं, इसके पापा उस समय तक मेरा प्रीमियम देंगे, लेकिन मेरे को डायरेक्टली नहीं देंगे, वो देंगे टाइगर एजेंसी को। टाइगर एजेंसी ही भरेगा। एम आई क्लियर विद दिस? ये हो गया टाइगर एजेंसी बॉडीगार्ड वाला रूल, ठीक है। एक हो गया होता है, तुम लोग देखो बिल्डिंग बनता है तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स आके काम करते हैं, वो वाला रूल समझ आ रहा है? तो ऐसे ही होता है। क्लियर हुआ? तो हम आपको दो टर्म सिखाए, एक सिखाए क्या बोलो? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, और एक सिखाए इमीडिएट एम्प्लॉयर। डन है? रखना उतना है, सस्ता में कर देंगे। बोलो ESI एकदम मत देना तुम, ठीक है? इधर आओ, छोड़ो, रिया ही काफ़ी है ना। एलिजिबिलिटी फॉर ESI स्कीम। एलिजिबिलिटी फॉर ESI स्कीम में क्या बोलता है? अगर एम्प्लॉय अर्न करता है 21,000 तक तो ही वो एलिजिबल रहेगा। नंबर 2 बोलता है जो एम्प्लॉय हो सकता है वो ओन एम्प्लॉय हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो सकता है। आइदर आप डायरेक्ट एम्प्लॉय या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल है। ओन एम्प्लॉय में आपका सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉयर रहता है, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय रहते हो तो आपका एक इमीडिएट एम्प्लॉयर रहता है और एक प्रिंसिपल एम्प्लॉय नहीं, उसको एम्प्लॉयर करो, दोनों को एम्प्लॉयर करो। ये होगा एम्प्लॉयर, ये होगा एम्प्लॉयर, ठीक है। अरे बाबा दीपिका के फादर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रखे ना, तो हम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हुए ना। डन है? अच्छा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मीन्स द एम्प्लॉयर फ्रॉम हुम द एम्प्लॉय वाज कॉल्ड, ठीक है, मतलब डायरेक्ट अपने काम के लिए। टाइगर एजेंसी मेरे को अपने काम के लिए बुलाया था, ठीक है। इमीडिएट एम्प्लॉयर मीन्स द एम्प्लॉयर एट हुज प्रीमाइसेस द वर्क इज कैरिड आउट। जिसके एरिया में, जिसके प्रीमाइसेस में वर्क कैरी करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? इमीडिएट एम्प्लॉयर बोलते हैं। नेक्स्ट पेज आइए, नेक्स्ट पेज देखिए क्या बोल रहे हैं। इन केस ऑफ ओन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ESI, ESI खुद वो देगा, ठीक है। हाउएवर इन अ केस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय पोजीशन इज एज फॉलोज। कैसे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल रहेगा ESI का रजिस्ट्रेशन के लिए, पेमेंट ऑफ प्रीमियम के लिए और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के लिए। और इमीडिएट एम्प्लॉयर देखेगा कि वेदर द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय इज रजिस्टर्ड, एम्प्लॉय होगा ये, इज रजिस्टर्ड अंडर ESI एंड नॉट और नॉट एंड विल पे प्रीमियम टू प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। बात समझ आया? इमीडिएट एम्प्लॉयर प्रीमियम किसको पहले देखेगा कि हम रजिस्टर्ड है कि नहीं। रजिस्टर्ड है तो प्रीमियम किसको देगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, और वो मेरा प्रीमियम भरेगा। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? तो ये ESI का बेसिक फंडा हुआ, क्लियर हुआ? तो आप अभी तक क्या समझे? आप बहुत सिंपल सा चीज समझे कि ESI एक्ट एप्लीकेबल फैक्ट्रीज पे होता है, हर वो ऑर्गेनाइजेशन पे होता है जिसमें कितना लोग काम कर रहे हो, बोलो 10 लोग या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हो। डन है? और ये आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर पॉइंट क्या बोलता है? सो इट इज क्लियर दैट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर will pay premium to ESI corporation and he will recover this premium from immediate employer। जब तक तुम मेरे यहाँ उसके यहाँ काम कर रहे तब तक वो हम पे करेगा और उससे रिकवर करेगा। डन है? अच्छा, कुछ एम्प्लॉयज और है जो कवर्ड अंडर ESI के अंदर, नाम मेंशन कर दिया। कैंटीन वर्कर भी ESI मिलेगा, शोरूम में काम करने वाले को, सेल्समैन को, बैंक वर्कर को, कैजुअल वर्कर हु वर्क रेगुलरली। दिस पीपल आर द वर्कर जिनका ESI होना मैंडेटरी होता है। डन है क्या अच्छी तरह से? नेक्स्ट आपको यहाँ पे हेडिंग में क्या दे रहा है बताइए? मीनिंग ऑफ सीजनल फैक्ट्रीज। मीनिंग ऑफ सीजनल फैक्ट्री आपको पता है कि दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन किसके ऊपर बताइए? सीजनल फैक्ट्रीज के ऊपर, ठीक है। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन होम, बोलो सीजनल फैक्ट्री। तो आपको पता तो होना चाहिए ना सीजनल फैक्ट्री क्या होता है। तो देखिए सीजनल फैक्ट्री का मतलब होता है एक ऐसा फैक्ट्री जो इन्वॉल्व्ड है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स का काम करने में। अगर आप इसमें से कुछ प्रोडक्शन करते हो तो आपको सीजनल फैक्ट्री माना जाएगा, भले ही आप पूरे साल काम करते हो। समझ आ रहा है? ये जो लिस्ट है प्रोडक्शन का, अगर आप ये करते हो तो आप क्या माने जाओगे? सीजनल फैक्ट्री माने जाओगे, भले ही आप बोलो पूरे साल काम करते हो। डन है? तो क्या क्या है देखिए,
कॉटन, क्या क्या बताइए, कॉटन, कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग या कॉटन से रिलेटेड काम करते हो आप, सीजनल हो। कॉफी, टी, रबड़, जूट, हाँ सीजनल क्यों नहीं कॉटन? हाँ तो इसीलिए तो बोला इवन इफ इट इज वर्किंग थ्रू आउट द ईयर। अरे उस एरिया का प्रोडक्शन करना ही आप सीजनल है, आप पूरे साल ही काम करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रहा है। इंडिगो, इंडिगो मतलब जानता हो, नील होता है ना, नील। शुगर, ग्राउंड नट, बादाम बादाम। गुड़ मतलब हो गया इंग्लिश में जैगरी, गुड़ का संदेश खाता है, गुड़ का मीठा वही है। लैक, लैक मतलब हो जाता है वो जो इंसेक्ट से निकला हुआ उसका जो मटेरियल रहता है। सिल्क वॉर्म, याद है सिल्क वॉर्म? सिल्क साड़ी पहने हो कभी? अरे अरे बोलने का मतलब है पहने हो, मतलब देखे हो कभी? अजब आदमी है भाई, पहनने क्यों बोल रहे हैं, पहनना क्यों है? हम बता रहे हैं साले एसी को तुम लोग करके रखे हो फैन में, गर्मी नहीं लग रहा है तुम लोग को? तो अजब पगला है तुम लोग, क्या एसी चलाता है रे? कौन चलाएगा? अनूप के हाथ में एसी रिमोट ठीक नहीं लगता। एक दिन ये लड़का आके ऐसे ही बैठा हुआ पंखा चला के, वाला पगला है। फैन में चलाया भाई तू, फैन तो चला ले, तो ये वाला ही फैन फैन में चल रहा है, अभी भी चल रहा है देख। अब ठंडा हवा आएगा, अब तू कांपेगा थोड़ा देर में। एनी अदर फैक्ट्री विच वर्क्स फॉर मैक्सिमम कितना महीना बोलो, 7 months इन एन ईयर शैल ऑल्सो बी अ सीजनल फैक्ट्री। और जो 7 month ही जितना काम करते हो पूरे साल में, ठीक है, पूरे साल में वो मैक्सिमम कितना काम करते बोलो, 7 month में, उसको भी सीजनल फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। सीजनल फैक्ट्री थोड़ी ना, वो लोग मिलेगा उन लोग को, फैक्ट्री होना चाहिए, वो सीजनल फैक्ट्री पे एप्लीकेबल नहीं होगा, समझ आ रहा है। जॉइंट वेंचर किस फॉर्म में फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो अगेन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर इस पे है। लेकिन जॉइंट वेंचर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही खुलता है, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए ही खुलता है। देखो जॉइंट वेंचर अलग अलग तरह का होता है, एक होता है टाइम पीरियड, तो अलग बात हो गया, लेकिन टाइम पीरियड अगर सालों में 4 साल 5 साल 6 साल तब तक तो चलेगा, 6 महीने एक स्टार्टिंग का ही कुछ समय तक तो नहीं चलेगा, ठीक है। देर आर मेनी जॉइंट वेंचर बिजनेस जो बहुत सालों से चल रहे हैं, जैसे बहुत सारे गाड़ी वाले लोग, इंजन्स विथ टायर्स, गाड़ी खुद में ही एक एग्जाम्पल है जॉइंट वेंचरिंग का। गाड़ी एक कार पूरा एग्जाम्पल है किसका बोलो, जॉइंट वेंचर का। उसमें कुछ भी एक ही कंपनी का नहीं रहता है, इंजन कोई और दे रहा है, टायर कुछ और दे रहा है, बोनट कोई और दे रहा है, एयर बैग कोई और दे रहा है, सब कुछ अलग अलग है, डन है। बॉडी कोई और बनाया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, बताइए, ईएसआई कॉरपोरेशन का। मैंने तुमको बताया ना सारा मेन कौन है, ईएसआई कॉरपोरेशन, इसका गवर्निंग बॉडी कौन है बताओ, ईएसआई कॉरपोरेशन है। तो अब एक चीज देखो, इट इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ फॉर व्हाट, ईएसआई मैटर्स, इट इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ ईएसआई मैटर्स। ईएसआई से सारे रिलेटेड मैटर कौन डील करता है बोलो, ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 अक्टूबर 1948 को स्टैब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बताओ, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। अच्छा ये पढ़ने का जरूरत नहीं है। ईएसआई कॉरपोरेशन एक तरह का क्या है बोलो, बॉडी कॉरपोरेट है, एक तरह का क्या बोलो, बॉडी कॉरपोरेट है, और ये जस्ट लाइक अ कंपनी है। बॉडी कॉरपोरेट है जस्ट लाइक अ कंपनी, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, वही सब, डन है क्या। अच्छा ईएसआई कॉरपोरेशन के अंदर एक चेयरमैन रहेगा, एक क्या रहेगा बताओ, चेयरमैन रहेगा, एक वाइस चेयरमैन रहेगा, एक चेयरमैन रहेगा, एक वाइस चेयरमैन रहेगा, एक इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रहेगा फ्रॉम कहां से, एम्प्लॉयर को जो रिप्रेजेंट करे और एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करे, मतलब एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और एक पर्सन फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन रहेगा। इक्वल मतलब इक्वल,
इक्वल मतलब एक जैसा। तुम क्या पूछ रहे हो, कुछ और पूछने मांग रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी को क्रिएट करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट दिस बॉडी। तो इस बॉडी के अंदर कौन कौन मिलेंगे? ठीक है, एक चेयरमैन मिलेंगे, एक वाइस चेयरमैन मिलेंगे, और क्योंकि ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो एक मेडिकल प्रोफेशन वाला कोई मिलेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ लोग आप अपॉइंट करेंगे, जैसे कि अगर आप 2 लोग ऐसा अपॉइंट कर रहे हैं जो बात करेगा एम्प्लॉयर को, मतलब एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल ओवर इंडिया में एक 2 नेता चुनोगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम्प्लॉयर को। लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? हाउस ऑफ द पीपल। आपको अब समझ आया अच्छी तरह से? राज्यसभा में तुम नहीं भेजते हो, नहीं समझ रहे हो? राज्यसभा में जो लोग जाते हैं क्या तुम्हारे इलेक्शन पे जाते हैं क्या? नहीं। लोकसभा पे कौन जाते हैं? आप लोग की इलेक्टेड चीज हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आप लोगों को। तुम ही लोग ना भेजते है रे। तो उसी तरह आप 2 जन को भेजेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर 2 जन एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 जन ही होना चाहिए किसको रिप्रेजेंट करने वाला, बताओ। आप समझ आया? ये कोई ऐसा नहीं है कि जो काम हमको उठा के ले गया, चलिए आप ये में बैठिए, हम नहीं, अपॉइंटेड। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? क्लियर हुआ? तो ईएसआई के अंदर कौन कौन रहेगा बताओ? एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, मेडिकल प्रोफेशन से एक, और इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये बन गया क्या बताओ? ईएसआई कॉरपोरेशन। अब एक बात बताओ, ईएसआई कॉरपोरेशन सारा काम करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है, ऑन व्हाट मैटर बोलो तो? ईएसआई मैटर। अब ना ये लोग अपने अपने में से ही एक कमेटी बनाता है जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी। क्या नाम है बताइए? स्टैंडिंग कमेटी। ये कमेटी को पावर दिया गया है चेक करने के लिए कि ईएसआई कॉरपोरेशन अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ आया अच्छी तरह से? तो हु एडमिनिस्टर द पावर? स्टैंडिंग कमेटी। मेरा बात ध्यान से सुनो, आपको कितना बॉडी के बारे में पढ़ना है? 2 से 3 बॉडी है। पहला तो ईएसआई कॉरपोरेशन है ही, मेन कौन है? ईएसआई कॉरपोरेशन। अब ईएसआई कॉरपोरेशन को देखने के लिए कि ये ईएसआई कॉरपोरेशन अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम लोग एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी का नाम क्या रखते बताओ? स्टैंडिंग कमेटी। क्या नाम रखते बताओ? स्टैंडिंग कमेटी। अब आप देखिए स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कौन मिलेंगे। पहला बात, इट इज अ टीम ऑफ पीपल। इट इज अ टीम ऑफ पीपल। इट इज व्हाट? अ टीम ऑफ पीपल। ये लोग क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते अफेयर ऑफ व्हाट? ईएसआई कॉरपोरेशन। हु एडमिनिस्टर द अफेयर ऑफ ईएसआई कॉरपोरेशन। एम आई क्लियर विद दिस? ये कमेटी क्या करता है? ये कमेटी रिसर्च करता है और रिकमेंडेशन देता है किसको? ईएसआई कॉरपोरेशन को। कुछ मैटर पे रिसर्च कर सकता है, कुछ मैटर पे रिकमेंडेशन दे सकता है। समझ आ रहा है? आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया व्हाट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी अंडर ईएसआई एक्ट, सब फेल, आप लोग नहीं। समझ आ रहा है? स्टैंडिंग कमेटी का कॉम्पोजिशन के अंदर कौन कौन आता है याद करना पड़ेगा। स्टैंडिंग कमेटी हैज फॉलोइंग मेंबर्स। स्टैंडिंग कमेटी हैज व्हाट? बोलो, फॉलोइंग मेंबर्स। दिस ऑल आर द मेंबर्स। ठीक है, दिस ऑल आर द व्हाट? बोलो, मेंबर्स। तो मेंबर्स देखिए कौन कौन है। एक है चेयरमैन। एक कौन होगा बोलो? चेयरमैन। 3 मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन। बच्चा लोग रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम लोगों को हम एक चीज समझा दे, बहुत घटिया टीचर मार्केट में है, सुन लो। ईएसआई क्या बोलो? कॉरपोरेशन। ये बनाए, इसी में से कुछ लोगों का क्या बनाओगे? स्टैंडिंग कमेटी। तुम एक घर में रहते हो, उसमें 10-12 फ्लैट है, एसोसिएशन बनता है कि नहीं बनता है? और उसी में से एक जन कौन बनता है? सेक्रेटरी बनता है, जो पूरे घर का हेड होता है। बनता है तो जो सारा डिसीजन लेता है, कमेटी मेंबर बनता है। समझ आ रहा है? एक कॉम्प्लेक्स में सपोज करो, कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स, उसमें 150 आदमी रहता है, तो उसी 150 आदमी में से आप लोग इलेक्ट करके कमेटी बनाते हो, जिसको आप लोग बोलते हैं कमेटी मेंबर्स। उसके अंदर 2 तो सेक्रेटरी रहता है और बाकी मेंबर्स रहते हैं जो सब कुछ संभालते हैं। डन है ना? तो ईएसआई से ही हम लोग क्या बनाते हैं?
स्टैंडिंग कमेटी। तो इस स्टैंडिंग कमेटी में एक रहेगा कौन, चेयरमैन, और इसका इधर का 3 मेंबर निकाल के इसमें डालेंगे, ठीक है। 3 मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन, देखो लिखा है 3 मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी में आएगा, लेकिन उसको इलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आया अच्छी तरह से। तो 3 मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन को कौन इलेक्ट करके स्टैंडिंग कमेटी में डालेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आगे रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों पीछे रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगा बोलो, 3 मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन को इलेक्ट करेगा रिप्रेजेंटेटिंग सच 3 स्टेट गवर्नमेंट्स। अब एक बात बताओ तुम, सर 29 स्टेट है, कौन सा स्टेट हर कुछ साल में कितना स्टेट, 3 स्टेट 3 रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा। बोलने का मतलब है 3 मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन रिप्रेजेंटेटिंग सच 3 स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इन लोग का ऑफिस देखो कितना साल का होता है, तो 2-2 साल में क्या होता है, चेंज होता है। मान लो पहला 3 स्टेट था, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जो 3 मेंबर भेजा। नेक्स्ट 2 साल बाद 3 और दूसरा स्टेट भेजेगा, ऐसे करके राउंड ऑफ होता रहेगा। एम आई क्लियर विद दिस। तो सुनो ना, कौन कौन रहेगा, एक चेयरमैन रहेगा, 3 मेंबर रहेगा किसका, कॉरपोरेशन का, जो इलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 मेंबर रहेगा कॉरपोरेशन का, जो रिप्रेजेंट करेगा 3 स्टेट गवर्नमेंट को, और 8 मेंबर इलेक्टेड बाय कॉरपोरेशन। 8 मेंबर्स रहेगा जो इलेक्टेड बाय क्या रहेगा बोलो, कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मतलब ईएसआई खुद भेजेगा स्टैंडिंग कमेटी में। ईएसआई से 3 भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ईएसआई से 3 भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट, और फिर 8 मेंबर कौन भेजेगा, ईएसआई खुद भेजेगा, ठीक है। 8 मेंबर ईएसआई खुद भेजेगा, 8 मेंबर ईएसआई कौन भेजेगा बोलो, खुद भेजेगा। 8 में से 3 रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉयर को, उसी मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन में से 3 रिप्रेजेंट करेगा किसको, एम्प्लॉय को। 1 रिप्रेजेंट करेगा किसको, मेडिकल प्रोफेशन को। 1 रहेगा मेंबर ऑफ व्हाट, पार्लियामेंट, ठीक है। और इन पूरे स्टैंडिंग कमेटी का एक डायरेक्टर बनेगा, जो डे टू डे अफेयर मैनेज करता है। समझ आ रहा है, स्टैंडिंग कमेटी का क्या बनेगा, डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जनरल हु इज एक्स ऑफिसो ऑफ दिस कमिटी। एमसीक्यू पूछ सकता है, हु इज द एक्स ऑफिसो ऑफ द कमिटी, आंसर में क्या मारोगे, डायरेक्टर। डन है क्या, ठीक है। डायरेक्टर इज द एक्स ऑफिसो ऑफ दिस कमिटी। टर्म ऑफ ऑफिस कितना है इस कमिटी का बताओ, 2 साल, ठीक है। अ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी शैल सीज टू होल्ड ऑफिस व्हेन ही सीज टू बी द मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन। बेटा तुम अगर नोटिस कर, सब तो मेंबर ऑफ क्या है, कॉरपोरेशन है, तो अगर कॉरपोरेशन से मेंबर हटा तो स्टैंडिंग कमेटी से भी हट जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस, श्योर। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, स्टैंडिंग कमेटी। फिर बेटा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल आता है। कौन आता है बोलो, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। सुनो कितना बॉडी है आप लोग में, एक है ईएसआई कॉरपोरेशन, उसी से क्या बना, उसके बाद एक लास्ट बॉडी है जिसका नाम क्या बोलो, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप पढ़ लो, बहुत इजी है, पढ़ो खुद से। सीधा सा बात है, यहाँ लिखा है 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेडिकल प्रोफेशन आउट ऑफ विच 1 शुड बी वुमेन। अब इम्प्लॉई तो लड़का लड़की दोनों रह सकता है। अब महिला के मैटर्स के लिए एक महिला होना चाहिए ना, कभी कभी महिला से ही कंफर्टेबल है बोलने के लिए, तो उस हिसाब से। और मेडिकल प्रोफेशन में महिला होना जरूरी, कुछ प्रॉब्लम जो महिला ही समझती है क्या होता है, जेंट्स थोड़ी ना समझ पाएंगे। डन है क्या अच्छी तरह से, है कि नहीं। अब प्रेगनेंसी क्या अनूप समझेगा, वो तो नहीं समझ सकता, उसके पास नहीं है, तो जो महिला वही समझेगी क्या बोलने मांग रहा है सामने वाले इंसान। डन है, ये हम कुछ पढ़ा नहीं रहे, समझ आया अच्छी तरह से। इधर आओ, रजिस्ट्रेशन अंडर ईएसआई। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, रजिस्ट्रेशन शैल बी डन बाय एम्प्लॉय एंड इट शैल बी हिज लायबिलिटी टू डू, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज एब्सोल्युटली ओनली फॉर विच एम्प्लॉय मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स टू द एम्प्लॉयर, ठीक है।
एम्प्लॉय को सारा डिटेल्स देना, बस यही बोलने मांग रहा है। कलर फोटो इज रिक्वायर्ड ऑफ एम्प्लॉय एंड हिज फैमिलीज, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम इवन इफ एम्प्लॉय चेंजेस इज एम्प्लॉयमेंट। एक बार में तुम रजिस्टर्ड हो गए ईएसआई में, नौकरी छोड़ भी दिए, तो दूसरा एम्प्लॉयर उसी ईएसआई अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा। डन है क्या? अरे जैसे ग्रेचुइटी वगैरह होता है, हाँ वही है। रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेटेड वंस विल रिमेन वैलिड फॉर द लाइफ टाइम। डन है क्या? अब इधर आ जाओ, ईएसआई कंट्रीब्यूशन दिख रहा है क्या? दिख रहा है आपको? ईएसआई क्या बोलो? कंट्रीब्यूशन। अब ईएसआई प्रीमियम कौन पे करता है? एम्प्लॉयर भी पे करेगा और एम्प्लॉय भी पे करेगा। एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा पेमेंट करेगा और एम्प्लॉय भी कुछ पैसा पेमेंट करेगा। एम आई क्लियर विद दिस? कुछ पैसा एम्प्लॉयर पे करेगा, कुछ पैसा एम्प्लॉय पे करेगा। एम्प्लॉय पे करेगा कितना परसेंट ऑफ वेजेस बोलो? 0.75% ऑफ हिज वेजेस। 75% है, 0.75% ऑफ हिज वेजेस। और एम्प्लॉयर पे करेगा 3.25% ऑफ एम्प्लॉयज वेजेस। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट का हो रहा है बताओ? 4% का हो रहा है। 0.75 एम्प्लॉय कर रहा है, 3.25 एम्प्लॉयर कर रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर डेली वेज ऑफ एन एम्प्लॉय, डेली वेज समझ आता है? पर दिन का वेज। अगर डेली वेज ऑफ एम्प्लॉय 176 रुपया तक है, 137 लिखा है ना, उसको कट करके 176 कर दो। इफ डेली वेज ऑफ एन एम्प्लॉय इज अप टू कितना बोलो? 176, ही विल नॉट पे एनी प्रीमियम। फिर सब पैसा कौन देगा? 3.25 सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉय को देने का जरूरत नहीं है। डन है क्या अच्छी तरह से? भैया मेरा डेली का 176 रुपये वेजेस है, उतना ही मैक्सिमम है। अब हम उसमें इंश्योरेंस भी प्रीमियम देंगे तो घर में क्या खाएंगे और पिलाएंगे क्या? डन है क्या अच्छी तरह से? अच्छा, प्रीमियम आपको डिपॉजिट करना है 1 और बिफोर 21st ऑफ नेक्स्ट मंथ। 21st ऑफ नेक्स्ट मंथ। मान लो अप्रैल का पैसा तुमको कब देना है? 21 मई तक। मई का पैसा तुमको कब देना है? 21 जून तक। समझ आ रहा है क्या? अच्छा, प्रीमियम आपको ऑथोराइज बैंक ब्रांचेज में भी पे करना है, ठीक है। अगर प्रीमियम डिडक्ट हुआ और उसको जमा नहीं कराया गया तो एम्प्लॉयर से ऐसे रिकवर करेंगे जैसे लैंड रेवेन्यू रिकवर होता है, मतलब तुम्हारे पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर देंगे। समझ आ रहा है? पेमेंट दो। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? अब आपको बेनिफिट्स अंडर ईएसआई को इंपॉर्टेंट मार्क करने, बिकॉज वो लोग बेनिफिट पूछ सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स? अब ये पहले लिख लो, ये लिखो फिर समझा रहे, कॉपी कर लो एक बार। देखो सेकंड पेज में स्पेस छोड़े थे या पूरा ही स्पेस ही पेज है। लिख लो एक बार फिर आगे बढ़ते। ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, ठीक है अपना। और अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इंजरी समझ आया क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मतलब होता है बेटा कि काम करते करते आपको कुछ इंजरी हुआ, ठीक है। तो पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिजीज अराइजिंग आउट एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंजरी। एक्सीडेंट से कुछ हुआ या फिर काम करते करते कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ डिजीज आ गया तो उससे हुआ, ठीक है। यहाँ पे अप्रेंटिस इज इंक्लूडेड बट नॉट कवर्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट। बोलने का मतलब है कि इस एम्प्लॉयमेंट इंजरी में जो आर्टिकलशिप भी करता है वो भी अगर उसको इंजरी हो रहा है वो भी इंक्लूडेड है। डन है क्या अच्छी तरह से? नेक्स्ट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। परमानेंट एंड पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट डिसेबल हुए हो लेकिन पार्शियली हुए हो। डिसेबलमेंट ऑफ परमानेंट नेचर reduces the earning capacity of an employee in every employment. Injury is specified in part 2 of the second schedule shall be deemed to be the
परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ये एमसीक्यू के लिए मैंने बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, मतलब एक ऐसा डिसेबिलिटी जो परमानेंट नेचर का है, जिससे तुम्हारा अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर डिसेबल नहीं होते तो और ज्यादा कम आते हैं, समझ आ रहा है। डिसेबल हो तो अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और उसका लिस्ट दिया हुआ है कहाँ पे बोलो, पार्ट 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। समझ आ रहा है अच्छी तरह से। अब देखो ये रहा बेनिफिट्स अंडर ईएसआई। बेनिफिट्स अंडर व्हाट बोलो, ईएसआई, कि व्हाट आर द बेनिफिट्स आपको ईएसआई का मिलता है। अब देखो एक चीज याद रखना या लिख लेना, कंट्रीब्यूशन पीरियड कितना मंथ का होता बताओ, 6 मंथ। बोलने का मतलब है एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 3.25%, एम्प्लॉय कितना देगा, 0.75%, पर मंथ का है बात कर रहे हैं, ठीक है। कट किया, समझ आ रहा है, कट किया, पैसा कट किया, 6 महीना के अंदर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बोलने का मतलब है कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे ईएसआई के कंट्रीब्यूशन पीरियड को कितना महीना में डिवाइड कर दिया है, 6 मंथ्स। बोलने का मतलब है अगर तुम ऐसे फाइनेंशियल ईयर समझो तो अप्रैल से लेके और अक्टूबर से लेके मार्च, ठीक है। तुम्हारा 6 महीना का पैसा चेक किया जाता है कि तुम 6 महीना में कितना कंट्रीब्यूट कर चुके हो, समझ आ रहा है। तो बेनिफिट्स अंडर ईएसआई क्या है, नंबर 1 बेनिफिट्स क्या बोलो, नंबर 1 बेनिफिट क्या बोलो, सिकनेस बेनिफिट। अगर तुम बीमार होगे तो तुमको सिकनेस बेनिफिट देंगे, बीमारी हुआ है उसका क्या देंगे बोलो, सिकनेस बेनिफिट। लेकिन सिकनेस बेनिफिट कितना मिलेगा बोलो, 70% ऑफ योर वेजेस। तुम्हारा जितना सैलरी है ना उसका 70% तुमको हम सिकनेस बेनिफिट देंगे। मैक्सिमम कितना दिन के लिए दे सकते हैं बताओ तो, 91 डेज के लिए। बीमारी मतलब ऐसा बीमार नहीं कि उठ ही नहीं पा रहा है तुम, ठीक है। 91 डेज सिकनेस बेनिफिट बहुत होता है। तभी देंगे अगर आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन हुआ है कितना दिन के लिए बताइए, 78 डेज इन प्रीसीडिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड। बोलने का मतलब है कि मान लो तुम अक्टूबर में बीमार हुए हो तो अक्टूबर में तुमको सिकनेस बेनिफिट हम देंगे कितना, तभी देंगे। हम चेक करेंगे कि पिछले प्रीसीडिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड में, पिछले मतलब ये वाले, ये कंट्रीब्यूशन पीरियड में से एटलीस्ट 78 जितना पैसा आ गया था, 78 डेज जितना तुम कंट्रीब्यूशन कर चुके थे। समझ आ रहा है अच्छी तरह से क्या बोलने मांग रहे। अक्टूबर और मार्च में तुम अक्टूबर से लेके मार्च में बीमार हुए हो तुमको देंगे, लेकिन हम चेक करेंगे कि एटलीस्ट नेक्स्ट पिछले प्रीसीडिंग ईयर में तुम इतना प्रीमियम इतना तो दिया हो ना, जितना इक्वल टू कितना दिन का बोलो, 78। प्रीमियम देगा तब ना बेनिफिट देंगे, दे ही नहीं रहा, खाली बेनिफिट मांगेगा तो अलाउड नहीं है। समझ आ रहा है अच्छी तरह से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर ईएसआई, तो तुम लिखना चालू कर देना। देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर ईएसआई एज फॉलोज। नंबर 1 क्या बोलो, सिकनेस बेनिफिट। एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू गेट सिकनेस बेनिफिट that is 70% of his wages for 91 days, provided that condition that has been given is that 78 days contribution is been contributed in preceding year, preceding contribution period। डन है। फिर दूसरा बेनिफिट क्या बताओ, मैटरनिटी बेनिफिट। क्या बेनिफिट है बोलो, मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट कितना मिलता है बोलो, 100% ऑफ हिज वेजेस, 100% ऑफ हिज वेजेस, वेज का 100%, मतलब कुछ कटिंग नहीं, पूरा बेनिफिट देंगे मैटरनिटी। कितना महीना के लिए, 3 मंथ्स। मैटरनिटी मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है। फॉर कितना मंथ बोलिए, 3 मंथ्स। देखिए ऐसा 3 मंथ्स क्यों रखा है, क्योंकि प्रॉब्लम लास्ट के 3 मंथ्स में ज़्यादा राइज होता है, ठीक है, इसीलिए फॉर 3 मंथ्स। ज़रूरी नहीं है कि फॉर उसी 3 मंथ, तुम कोई भी 3 मंथ को ले सकते हो, ठीक है। देखिए पॉइंट क्या होता है ना, मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ पे बोलने क्या मांग रहा है, फर्स्ट मंथ से लेके 4 मंथ में उतना कोई प्रॉब्लम इश्यूज नहीं रहता है, लेडी कैन वर्क, ठीक है। 5th से लेके 7 मंथ तक थोड़ा सा क्रूशियलिटी लेता है, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी टू बॉडी, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन 7, 8 और 9 मंथ, ये तीनों लास्ट का जो 3 मंथ्स रहता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। डन है क्या अच्छी तरह से, क्लियर वन, ओके। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या बोलो, डिसेबलमेंट बेनिफिट।
क्या है बोलो, डिसेबलमेंट बेनिफिट, यानी कि तुम डिसेबल हो चुके हो, तुम अब काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो कितना परसेंट ऑफ वेजेस मिलेगा बोलो, 90% ऑफ वेजेस, ठीक है ना, यस और नो बताओ। उसके बाद बता रहा है डिपेंडेंट बेनिफिट मिलेगा कितना परसेंट ऑफ वेजेस बोलो, 90% ऑफ वेजेस। डन है क्या अच्छी तरह से। अब आ जाओ, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर तुम्हारा फ्यूनरल एक्सपेंसेस मिलेगा, बताओ तो कितना तक, 10,000 रुपये तक, ठीक है। रिहैब में भेजा जाएगा अगर तुम वैसा कुछ हरकत किए हो, डिसेबल्ड हो, रिहैब लगेगा, तो रिहैब में भी भेजने का सारा बेनिफिट देगा। वोकेशनल ट्रेनिंग अगर देना हो, कोई भी तरह का काम के प्रति ट्रेनिंग दे रहा हो तो ESIs देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा है ना फ्री मेडिकल बेनिफिट 5 नंबर पॉइंट में, ये फ्री मेडिकल बेनिफिट मिलता है आपको ESI हॉस्पिटल्स में। देखना ESI हॉस्पिटल्स भी है, वहाँ पे आपको अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपका ट्रीटमेंट होगा। डन है, ESI हॉस्पिटल्स करके। अच्छा, एक होता है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, ये योजना के थ्रू भी आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। डन है। फिर मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, फुल मेडिकल केयर इंश्योरर पर्सन का और उसके फैमिली मेंबर का बिना कोई लिमिट खर्चा का, जो भी मेडिकल का इलाज लगेगा, चाहे 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, उस सारा ट्रीटमेंट होगा ESI हॉस्पिटल्स में। और ESI हॉस्पिटल्स बहुत ही घटिया है, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं, तुम्हारा मौत हो ही जाएगा, कंफर्म है, ठीक है ना, नहीं सच्ची, आपका मौत निश्चित है, ठीक है। तुमको मैं एक चीज़ शेयर करते, मैं दिनेश सर के साथ एक दिन यहाँ बैठा था, ठीक है। दिनेश सर की भगनी है ना, दिनेश सर की भगनी मतलब समझा, बहन की बेटी, उनके हस्बैंड का तबीयत बहुत ख़राब था, ठीक है, लीवर ओवर प्रॉब्लम था उनको, पीते पाते थे। अब उनकी बेटी मतलब उनकी भगनी उतना फाइनेंशियली ठीक नहीं है कि वो बड़ा बड़ा अपोलो में जाके इलाज करा पाए, ठीक है। वो मेडिकल हॉस्पिटल लेकर आई थी, मेडिकल हॉस्पिटल है ना अपने यहीं पे मेडिकल, वहाँ पे, और हम और दिनेश सर यहाँ से गए थे कि हेल्प करेंगे। हम लोग जाके बैठे हुए, आया पेशेंट को जैसे निकाले ना, पेशेंट को जैसे निकाले उसी में वो तड़प रहा था, ठीक है। अब हम अपने मुंह से तो नहीं निकाल सकते ना कुछ, पेशेंट मेरा लिटरली पहले ना, मतलब जब कोर्ट सेशन, मेरा तो देखो गवर्नमेंट वाले कोर्ट सेशन रहता है मेरा, तो कोर्ट सेशन में वो वेस्ट कोट वोट पहनते थे, बहुत जन देखा होगा, बहुत जन नहीं देखा, पूरा वेस्ट कोट को ऐसे पकड़ लिया था ज़ोर से, और हम रखे लिटरली हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आने के बाद देयर इज़ नो वन टू टेक देम इन, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, तुमको पेशेंट को खुद ही कैरी करना है, ठीक है। नंबर 3, अंदर जो इमरजेंसी उन लोग होता है, तुम पेशेंट को रख दो, डॉक्टर अपने अनुसार आके देखेगा जब वो फ्री होगा, इतना पेशेंट, उतना देर में वो प्राण ही त्याग दिया, ट्रीटमेंट भी क्या होगा, 10 मिनट तक कोई ट्रीटमेंट नहीं। अब वही आप प्राइवेट में ले जाइए, एक डॉक्टर स्पेसिफिक एक बार देख रहा होता है, ये सब में जान चला ही जाता है। सही बात तो यही है। अब आप ESI हॉस्पिटल जाना एक बार, खाली ऐसे ही घूमने जाना, घुस जाना एक बार, देख के तुम्हारा बोलेगा क्या इलाज होगा, कुछ नहीं इलाज होता है, वो बेनिफिट ये सब नाम का है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बोलते हैं ना से अच्छा कुछ मिल जाए, तो वही है बस, ना से अच्छा कुछ। अभी नॉर्मली एक बीमारी आ जाएगा ना बेटा, ख़त्म हो जाएंगे इंसान लोग, थोड़ी ना हम लोग गरीब आदमी लोग तुम्हारा कैंसर का इलाज करा पाएगा क्या, गरीब आदमी, हमको नहीं लगता करा पाएगा। आज इतना हीरोइन लोग, सेलिब्रिटी लोग फॉरेन जा के ट्रीटमेंट करा ले रहा है, एक से एक ट्रीटमेंट, और हम लोग आधा जन तो फाइनेंशियल इशू के वजह से ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे। अब दवा तुम देखो ना, दवा का महंगाई देख रहे हो, नॉर्मल दवा का कुछ भी, तो दवा का महंगाई चल रहा है अल्टीमेट लेवल। मतलब आदमी जब कमाना शुरू करे ना, तो आदमी आज के समय पे रिच वही है जिसका हेल्थ सबसे ज़्यादा अच्छा है। सही बात तो यही है, इसीलिए बोला जा रहा है हेल्थ इज़ वेल्थ। सच में आप हेल्दी हो, तुम कम रुपया कमा रहे हो, बेटर हो, ट्रस्ट करो मेरे पे। हेल्दी नहीं होना कोई फ़ायदा नहीं। अभी एक बच्चा जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, सीए पढ़ा स्ट्रगल किया, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, सीए पास नहीं हो रहा, पास नहीं हो रहा, पास नहीं हो रहा, करते करते
उसको 29 साल का है, ठीक है, 21 साल में सीए का जर्नी किया, 29 साल में बना, अब जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, करते करते 31 का हुआ, अब जाके अभी उसको हो गया शुगर, फास्टिंग आता है उसका 350। अब वो उसका अलग टेंशन चल रहा है, लड़की नहीं मिल रही है, ठीक है, क्या अब लड़की नहीं मिल रही है, पहले सीए नहीं बन रहा है तो एक लाइफ उसका हेडेक था, अब जॉब नहीं मिल रहा है, जब मिला वो एक हेडेक हुआ, अब इतना हाई शुगर है ना वो काम पे लिटरली थक जाता है, ठीक है। और अभी देखो इस लड़का का 31 एज, हमको नहीं लगता ज़्यादा एज है, ठीक है, 31 एज में उसका फ्यूचर का कुछ प्रिडिक्शन ही नहीं है। अभी लड़की आएगी, अब लड़की को झूठ बोल के ही शादी करेगा, ऑब्वियस से बात है, इतना क्यूट से तो नहीं बोलेगा हमको शुगर है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है। अब वो शादी करेगा, अब इसका बाल बच्चा वाले जीन में शुगर आना ही है, आज नहीं तो 10 साल 20 साल 30 साल बाद ही आएगा, आएगा ही आएगा। अब ये 31 के एज में शुगर आ गया, अब तुमको लगता है, वो भी 350, फास्टिंग बोल रहे, फास्टिंग खा के भी बोलते तो कुछ समझ लेता हम, 350 फास्टिंग है, उसके बाद वो हेल्थ को पूरा महाबेन हो गया, अभी थक जाता है, नहीं कर पाता काम। तो लाइफ को एंजॉय करो भाई, मत सीरियस लो चीज़ों को, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, नहीं होगा तो क्या होगा ये सब कोई ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में सोचने के लिए। सबसे बड़ा भगवान पे भक्त रखो, तुम लोग भगवान पे भरोसा रखो, भगवान भेजा है, सब प्लान्ड है, ठीक है, वही होगा जो होना है, तो थोड़ा रिलैक्स करो। ऐसा शुगर पकड़ा हमको टेंशन हो गया कि अपना ही लड़का लोग है ना ये सब, कहाँ क्या हो गया ऐसे, शादी वादी भी नहीं हुआ, लड़की नहीं मिल रही है इसको, हम लड़की तो ही ना ढूंढेंगे, सब कुछ हम ही को बता देता है, उसके लिए प्रॉब्लम है बेटा, उसको शादी करना है, सेटल होना है। अब उसको घर में एक तो क्यूट सी लड़की लगेगी जो रोटी देगी, हम बोले उम्मीद में मत रहना, हम वही इसीलिए देखो हम नहीं किए। वो पगला है वो, इतना लाइफ में टेंशन ले लेना, शुगर ही हो गया, वो डर लग रहा है इन लोग को। आइए ये सब आज का ये बच्चा लोग कब लगा, कब पढ़ाए और कब क्या कर लिया, अरे तो फट से सीए नहीं हो रहा है, सीए नहीं हो रहा है, सीए नहीं हो रहा करते गया, अरे भाई टाइम लगेगा, उसमें जॉब भी कितना का मिला उसको पता है, 60,000 का जॉब है उसका, और उसका दवा तुम सुनेगा ना, फॉरेन वाला इम्पोर्टेड दवा चलता है, 6,000 पर मंथ, सिर्फ दवा ही है उसका उसका। माँ बाप तो भी है ही पीछे, उम्र के हिसाब से जो है वैसा, माँ बाप अभी कुछ नहीं हुआ, ना माँ बाप को शुगर है ना कुछ, वही उम्र का जो प्रॉब्लम होता है, घुटना में दर्द, कंधा में दर्द, माथा में दर्द, बीपी यूपी, ये सब बीमारी है। इसको देखो, अब थोड़ा डॉक्टर इंसुलिन बोल दिया इसको, अब आज से नहीं नहीं करके बेटा 15 साल तक बाद किडनी का इशू आ जाएगा इसको, मतलब अगर डाइट किया तो 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा, किडनी का इशू आएगा, फिर आँख जाएगा उसका, आई विजन जाने ही जाना है उसका, ठीक है। शुगर बहुत घटिया बीमारी है, धीरे धीरे खाएगा, आँख विजन जाने ही जाना है, कंपलसरी जाना है, अंधा होना ही है उसको एक समय के बाद, यही है। क्या फ़ायदा हुआ इतना टेंशन लेके, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, रात रात भर नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं हो रहा ज़िंदगी में, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये सारा प्रेशर कहाँ से आता है पता है, पीयर प्रेशर, उसके दोस्त का हो जा रहा है, उसका नहीं हो रहा है, सबको ये इतना एंजॉय कर रहा है, फेसबुक ये फ़ोटो डाल रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ में, मेरा नहीं हो रहा है, देखा वो घूमने गया था, हम नहीं गए घूमने, ये देखा वो, अबे वो सब नौटंकी फेक है, वो जब घूमने जा रहा है ना, घूमने का फोटो मत देखो, उसके पीछे देखो कि वो क्या कुछ खो रहा है, तब तुमको अच्छा लगेगा। वो घूमने जा रहा है, घूमने दो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ और है जो उसके पास नहीं है, उसके फोटो वाली दुनिया में मत जाओ, ट्रस्ट करो, जो फोटो डाला वो फेक है, ज़्यादा दिन का नहीं है, वो दिखाने को। अब हम लोग नॉर्मली देखो वो घूमा, क्या लाइफ है उसका, देखा ये वो, भाई सोशल मीडिया नहीं, ये हम लोग का ही है, मीडिया नहीं। हम भी फेसबुक में देखते रहते हैं, अपनी सारी प्यार का शादी देखते रहते हैं, जिन लोग से प्यार हुआ था सबका शादी हुआ, अच्छा लगता है हमको। तो थॉट प्रोसेस पे कि आप कैसे उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। आप स्कूल में जब थे तो फेसबुक में थे ही, तो सारी लड़कियों से प्यार हुआ है मेरे को, तो सबका शादी हो तो, अरे हम लोग लड़के हैं भाई,
तुम नहीं समझेगा, कोई तो मिले उस समय, स्कूल का बात है, अभी का नहीं, अभी नहीं है इतना छिटियल दिमागी हालत से। स्कूल में क्या होता है कि अभी ऐसा एक ही मिल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल चाह, मेरे को लिख के लगता है मेरे को कुछ ऐसा विजन है, हम अपने काम में फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। पहले स्कूल में क्या होता था, वो लड़की थोड़ा सा नोट्स मांग ली ना तो अचानक से कुछ होने लगता था कि नोट्स दे देते हैं। अब नोट्स हम दिए, ले कोई और जाता तो ज़्यादा दुख होता था, ठीक है। तो हम कसम खाते थे इसको अब नोट्स नहीं देंगे, लेकिन वो फिर से आके खाली बोले अश्विन नोट्स है, हम बोले हाँ है ना। वो फीलिंग होता है, तुम लोग नहीं समझेगा, स्कूल डेज का एक अलग, तुम लोग तो स्कूल में था। अब ऐसे अपने को मेरे साथ कौन ही बैठता है, लड़का लोग ही बैठता था। वो लड़की बात कर रही थी अपने सहेली से तो मैम उठा के मेरे पास बैठा दी, बस उस दिन से मेरा दिल धक धक स्टार्ट। अब फिर वो दूसरी लड़की, ना रूप रंग ना कुछ, लड़की समझ आ रहा है, मेन वो था। अब उस स्टेज में, अब कॉलेज में भी अल्ट्रा लेवल हम थोड़ा पॉपुलर हो गए थे केस लड़ने की वजह से, उसमें भी मेरा लाइफ एकदम मस्त गया। आज क्या करते हैं, हर रात 10 बजे किसी का मतलब जो फ्रेंड है उसका बच्चा को देख रहे होते हो बैठिए लेके, फिर कोई अपने पति के साथ दुबई गया वो देख रहे होते, लेकिन ये नहीं बोल रहे होते क्या लाइफ है। हमको लग रहा है खत्म इसका लाइफ, और रिएक्ट भी करते दिल धड़ूम। अच्छा फेसबुक अच्छा अच्छा फीचर्स दिया मस्त मस्त, पहले लाइक होता था खाली सोच सोच पे। जैसे मेरा दोस्त मेरे को बोला कल रुद्र अभिषेक आ जाना, दोस्त एकदम करीबी दोस्त है, हम बोले शाम को फ़ोन करके तबीयत ठीक नहीं लग रहा है नहीं आ पाएंगे। अब अंदर से ना जाने का इधर उधर मन नहीं करता, आई नो उम्र हो रहा है। ईएसआई वर्सेस क्या बोलो, एम्प्लॉय कंपेंसेशन, ईएसआई वर्सेस एम्प्लॉय कंपेंसेशन। बेटा ये लाइन क्या बोल रहा है ना, सुनो ना, इसका मतलब क्या, ध्यान से सुन लो ये क्या बोल रहा है। ये बात एकदम सिंपल सा बोल रहा है कि भाई साहब सुनो, आइदर तुम ईएसआई का बेनिफिट लो या फिर एम्प्लॉयमेंट का कंपेंसेशन लो। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से 1 लाख रुपया दे दिया तुमको, तो उसी को क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय को कंपेंसेशन मिला। अब तुम क्या किया, 1 लाख रुपया भी लिया और फिर ईएसआई का इंश्योरेंस का बेनिफिट भी ले रहा है, दोनों नहीं चलेगा। डन है क्या अच्छी तरह से। अच्छा असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट्स, क्या नेक्स्ट लाइन क्या बोलो, असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट्स। असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट बोलता है कि आप ये बेनिफिट किसी को असाइन नहीं कर सकते। ईएसआई तुम्हारा हुआ है तो बेनिफिट भी किसको मिलेगा, तुमको ही मिलेगा। तुम मत बोलना मेरे दोस्त को दे दीजिए ना मेरे बदले, नहीं चलेगा। डन है। प्रोहिबिटेड कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट क्या बोलो, प्रोहिबिटेड कॉम्बिनेशन। प्रोहिबिटेड कॉम्बिनेशन का मतलब जानते हो, प्रोहिबिटेड का मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन, तुम ये दोनों बीमारी का इंश्योरेंस तुम एक साथ नहीं ले सकते, समझ आ रहा है, ये दोनों का एक साथ क्लेम नहीं कर सकते। सिकनेस बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट, भाई प्रेगनेंसी में मैटरनिटी का मतलब ही होता है सिकनेस, समझ आ रहा है। एक महिला बीमार हो रही है तो वो सिकनेस क्यों हो रही है, ड्यू टू प्रेगनेंसी, तो तुम दोनों नहीं ले सकता। सिकनेस बेनिफिट भी ले रहा है 70% ऑफ वेजेस और मैटरनिटी बेनिफिट भी ले रहा है 100% ऑफ वेजेस, इतना नीच हरकत नहीं करना है। डन है। उसी तरह से सिकनेस बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट। डिसेबलमेंट का मतलब क्या, तुम काम नहीं कर पा रहे, डिसेबल्ड हो, तो बीमार के वजह से ही ना डिसेबल्ड हो, दोनों तुम नहीं ले सकते। उसी तरह से मैटरनिटी बेनिफिट और डिसेबल बेनिफिट तुम एक साथ नहीं ले सकते। आप प्रेग्नेंट है इसीलिए तो आप काम से क्या है, डिसेबल है, तो आप एक साथ दोनों क्लेम नहीं कर सकते। ये वाला लाइन पढ़ो, नो पनिशमेंट ड्यूरिंग सिकनेस, पढ़ लो, इजी है, बहुत इजी है। डन, बहुत सिंपल है, जब तक वो काम में नहीं आ रहा तुम उसको निकाल उकाल नहीं सकते, बस वही है, और जब आया तब हिसाब कर लेना। डन है क्या। नेक्स्ट, क्लेम्स अंडर ईएसआई। ईएसआई के अंदर आप क्या क्लेम कर सकते हो, देखो, देयर इज नो रोल ऑफ सिविल कोड अंडर ईएसआई। ईएसआई में कोई सिविल कोर्ट नहीं होता, ईएसआई का मैटर के लिए खुद का कोर्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएसआई कोर्ट, खुद का कोर्ट है उसका, ठीक है। ईएसआई का सारा मैटर उधर लड़ा जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएसआई कोर्ट। उसी तरह से ईएसआई कोर्ट का अगर अपील करना है, ईएसआई कोर्ट का कुछ क्या करना है, बोलो अपील। अगर आपको ईएसआई का बेनिफिट को अपील करना है, आप ईएसआई कोर्ट से खुश नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, कितना दिन के अंदर, बोलो 60 डेज।
अच्छा, ESI फंड को ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर दो। इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट यूटिलाइजेशन ऑफ ESI फंड, क्या पूछ सकता है बोलो, यूटिलाइजेशन ऑफ ESI फंड। तो थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन लगेगा तो पढ़ नहीं पाओगे, समझ आ रहा है, मैट में दिया हुआ चीज ही आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग ध्यान नहीं देता आलस में। यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट बोलो, ESI फंड्स, कि व्हाट आर द ESI फंड्स। तो देखो ESI फंड स्टैब्लिश कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ध्यान कौन देता है, ESI कॉरपोरेशन, ठीक है। तुम ये जो पैसा जमा करते हो ESIC में, तो उसी का फंड आ रहा है ना। ये फंड के पास पैसा कहाँ से आता है, कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, और कुछ गवर्नमेंट भी डोनेट कर देता अगर ESI के नाम पे तो दे सकता है। डन है। कहाँ कहाँ यूज होता है ESI बेनिफिट देने के लिए, हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल होता है ना, ESI हॉस्पिटल होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए, डिस्पेंसरीज के मेंटेन करने के लिए, ESI कॉरपोरेशन का खुद का भी तो खर्चा होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, कोई लीगल खर्चा चल रहा है उसको मैनेज करने के लिए, वर्कर लोग के भला के लिए, या कोई भी पर्पस जो बाद में प्रिस्क्राइब होगा उसके लिए हम लोग ये फंड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। Am I clear with this? This is all about ESI Act. समझ आ रहा है, यही है ESI Act। तो बच्चा लोग अपने एक चीज नोटिस करना है अपने को, वो ये नोटिस करना है कि ये रहा अपना क्यूट सा इंस्टीट्यूट मैट, ठीक है, क्यूट सा है, अपने इसको सल्टा डाले हैं, ठीक है, कंपनी लॉ 40 मार्क्स का, कुछ कन्वर्जन्स भी करवाए थे आप लोग को, याद है तुम लोग को, ठीक है। ये वाला सलटना है, ठीक है, ये 15 मार्क्स के लिए मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन दिया हूँ, इसी में से आएगा। तो एग्जाम के पहले आपको पहले ये 10 क्वेश्चन पढ़ना है। अब हम आपको एक स्ट्रैटेजी बताते हैं जो तुम लोग नहीं फॉलो करेगा, बट मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उससे तुम ना बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा। मैं लॉ से रिलेटेड बताता हूँ। देखो, सितंबर के अंत तक, ठीक है, आपके पास अगस्त को मैं एक बार ख़त्म कर देता हूँ, है ही नहीं, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यही आपके पास समय है, 3 मंथ्स। सितंबर के एंड तक आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बेटा लॉ को टच भी मत करना, पढ़ना ही मत, खोलना भी मत, गलती से भी मत खोलना, समझ आ रहा है। अक्टूबर नवंबर में लॉ को टच भी मत करना। तो तुम्हारे ग्रुप 1 में कितना सब्जेक्ट बचा फिर, 3। एक क्या बचा, अकाउंट्स, एक बचा कॉस्ट, और एक बचा टैक्स, समझ आ रहा है। अब DT बोलना गलत है, टैक्स बोलो, उसी में दोनों है, समा दिया है। डन है। तो सितंबर एंड तक आपको लॉ अगर पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, उसके बाद आप लॉ नहीं पढ़ोगे। डन है। तो भैया सितंबर एंड तक पढ़ना क्या है, सितंबर एंड तक ट्यूशन के नेक टू नेक चलना है। नेक टू नेक समझ आता है, आज मैंने ESI पढ़ा दिया, आप घर जाके ESI पढ़ दिए, ठीक है। और किसी ने कितना चैप्टर करा दिया वहां तक आपका कंप्लीट हो गया, एक बार ही सही। मत सोचना एक बार भी दिमाग में कि कुछ बचा हुआ याद नहीं आ रहा पहले वाला चैप्टर्स, मत सोचो, एक बार करके हटा दो। डन है, एक बार करके हटा दो, हर एक सब्जेक्ट एक बार करके हटा दो। भैया इतना आदम समय से हम लोग खोले ही नहीं है, उसका क्या करना, एक बार भी नहीं पढ़ा, ऐसा बहुत टॉपिक है, तो सितंबर भर उसको एक बार पढ़ लो। मान लो कॉस्ट का 10 चैप्टर है, 10 का 10 टीचर पढ़ा दिया है, तुम आज तक फिर वापस पढ़ा ही नहीं, ट्यूशन में खत्म, तुम्हारा खत्म, खोला तक नहीं। तो तुमको क्या करना है, एक एक दिन एक एक चैप्टर खोल लेना, एक एक बार करके, और सितंबर तक उसको क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना। डन है। अक्टूबर नवंबर में लॉ छूना ही नहीं, लॉ का अंतिम सांस यहीं पे एंड कर देना, लॉ को छूना ही नहीं है।
क्या बक रहे, एकदम सही बक रहे, छूना ही नहीं है। एक ही बार लॉ को छूना, एकदम एक ही बार, बिना टाइम वेस्ट किए, 4 दिसंबर को, एक ही बार ऐलाने जंग होगा उसी दिन, ठीक है, एक ही बार। क्योंकि एग्जाम कब है, अभी पढ़ना वेस्टेज ऑफ टाइम है, अभी पढ़ लो, पढ़ के हटा दो एक बार। लेकिन अक्टूबर नवंबर में लॉ पढ़ना बर्बादी है, पढ़ना नहीं एकदम। ये पहला टीचर जैसा बोल रहा होगा दुनिया का, लेकिन हम ऐसा टीचर है जो तुमको 70 दिलवा सकते हैं लॉ में। 4 दिसंबर हम बोल रहे हैं। अगर तुम्हारा औकात थोड़ा घटिया है पढ़ाई लिखाई में तो तुम 3 तारीख स्टार्ट करना, समझ आ रहा है? यानी कि 3 से 4 दिसंबर में अपना अपना औकात देख लो, या जो ज़्यादा अच्छा पढ़ाई में वो 5 को, ज़्यादा घटिया वाला लो 3, एवरेज वाला लो 4, ज़्यादा अच्छा वाला लो 5। समझ आ रहा है? अब क्या होगा, 4 दिसंबर हम एवरेज मान के चलते हैं, हम लोग तो डाउन टू अर्थ है, अपने आप को वीक भी नहीं मांगते और स्ट्रॉन्ग भी नहीं मानते, तो एवरेज कैटेगरी में ज़्यादा है। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। जो बच्चा मेरे से लॉ पढ़ा है, ठीक है, जिस हिसाब से हम तुम लोग को अपना एक मेहनत कंट्रीब्यूट किए, उन लोग के लिए ये दिन बहुत है। उल्टी कर देगा, 6-6 बार बुक लिख देगा वो, समझ आ रहा है? अब पेपर कैसा आएगा वो तुम मत सोचो, मेरा काम एक ही है, तुम्हारा मतलब 100% कवरेज ऑफ सिलेबस। क्योंकि पहला पेपर 10 दिसंबर को है, हम पहला पेपर अच्छा देंगे ही देंगे। डन है? अब 4 तारीख को तुम लॉ पढ़ना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले तुम पढ़ोगे एथिक्स। क्या बोल रहे हैं? हाँ, एथिक्स। क्या पढ़ोगे? एथिक्स। डन है? पूरा दिन लगा दोगे एथिक्स पढ़ने में, पूरा दिन एकदम ऐसा पढ़ोगे साला मुंह खोलोगे उल्टी होगा एथिक्स का, एकदम आग लगा के पढ़ देना एथिक्स को। 15 मार्क्स का है, पेपर में 15 मार्क्स आएगा ही आएगा। 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स्ड ही फिक्स्ड है, 10 क्वेश्चन दिए हम हैं, उसी से पढ़ लेना, आएगा ही आएगा। और नहीं मिला उला के लिखना ही एथिक्स है, कुछ भी पूछा एथिक्स, हर क्वेश्चन का आंसर एथिक्स, दाया बाया एथिक्स, एथिक्स एथिक्स एथिक्स। डन है? उसी में तोड़ मड़ोड़ करके तुमको एथिक्स लिखना है, ठीक है? मैं उसको एंड में इसलिए पढ़ाता ताजा रहेगा, समझ आ रहा है? एथिक्स पढ़ लिए, भूलना ही है, वो भूलना ही है, ठीक है? 4 को भी पढ़ के भूलोगे, रटे हो ना, रटने वाला चीज है ना, भूलोगे ही। डन है? अब 5 तारीख को तुम्हारा पावरफुल चैप्टर्स करना है तुमको, तुम्हारा पावरफुल चैप्टर्स, तुम्हारा। जैसे मेरे को लगता है तुम लोग का पावरफुल चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पावरफुल है, ठीक है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ लेना है अलॉन्ग विद बेलमेंट वेलमेंट सब, ठीक है? हम इजी रखते हैं। मान लो एक दिन तुम पूरा दे दिए हो कंपनी लॉ में, पूरा एकदम 5 चैप्टर को फूक दियो, मिसलेनियस वुसलेनियस सब करके एक बार में आग लगा दियो। नहीं हुआ 5 तारीख को, पैनिक मत करना, हो सकता है ना हो एक दिन में, तो तुम 6 का आधा दिन भी ले लेना। डन है? नहीं होगा आधा दिन में, पूरा दिन ले ले नीच, पूरा दिन ले ले, ठीक है? ठीक है सर, 2 दिन कम नहीं लो, 1 दिन पूरा ले बढ़ लो। अब तुम बता, ये सब एक्ट में तुमको 1 दिन से ज़्यादा लगना चाहिए, फास्ट एक्ट करना है, क्वेश्चन सब जानते हैं, लेबर लॉ पूरा ले ले, ठीक है? अब तुम सब भूल गया होगा यहाँ दिन तक, फिर भूल गया होगा सब, ठीक है? अब 8 तारीख को ये सारा रिवाइज करेंगे हम लोग, कम से कम 5 घंटा। सर आप माथा से ठीक है तो हाँ, 5 घंटा फिर सारा जो पढ़े हो, कंपनी लॉ हो चुका है, लेबर लॉ हो चुका है, एथिक्स हो चुका है, अबे तुम पास हो चुके हो, इसीलिए इसी को रिवाइज करा रहे हैं। डन है? अब 5 घंटा रिवाइज किए,
ठीक है, हम मान के चलते हैं तुम दिन का 10 घंटा पढ़ोगे, जो कि हमको लगता है हम कम ही बोल रहे हैं, फिर भी मान के चलते हैं, ठीक है। अब 5 घंटा तुम पढ़ोगे कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ का वो टॉपिक जो तुमको करना है, जैसे कि LLP करना ही करना है, ठीक है, LLP करना ही करना है। फिर तुम पढ़ोगे जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, 8 को पूरा वो और 9 को पूरा वो पढ़ लिए, 9 तारीख एंड तक पूरा कंप्लीट खत्म। 10 तारीख को कितना बजे एग्जाम है तुम लोगों का? 2 बजे, ठीक है, 9 तारीख तक अंत हो चुका है तुम्हारा। सुबह आराम से सो के 10 तारीख को सुबह आराम से 6 या 7 बजे उठ के, उठते ही पढ़ना नहीं है, नहा लेना, ठीक है, गाना सुन लेना, लैला में लैला, एकदम अच्छा गाना सुन के भगवान को कुछ अर्पण अर्पण करके 8 बजे एकदम गला तक ठूस के एकदम खाना, आराम से 1-2 सीरीज देख लेना 10-15 मिनट का, आराम से 8 बजे फिर बैठना और फिर जितना पढ़े हो सबको रिवाइज कर लेना और जाके उल्टी कर देना एक ही बार में। घर से निकलोगे 12:30 बजे, उससे पहले निकलना नहीं, जिसका जहाँ चाहे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हम लोग 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को पढ़ा हुआ भूला हुआ लग सकता है, तो अभी वेस्ट है ना पढ़ना। और हम तो इतना ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि तुमको टेक्निकल चीज़ नहीं समझा है, सब तो टेक्निकलिटी क्लियर है, डन है। उसके बाद मेरा सारा रिविजनरी वीडियोस तुम लोग के पास रहेगा। हो सकता है कुछ ऐसा टॉपिक हो जो तुम नहीं मिल रहा है, नहीं पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तुरंत वीडियो देखोगे, ईच एंड एवरी टॉपिक का लिंक मिलेगा, ऐप में नहीं मिलता वो रिविजनरी लिंक्स। 10-10 मिनट में टॉपिक डिस्कशन है, काफ़ी है, समझ आ रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं अक्टूबर नवंबर में टाइम ही मत दो लॉ में, क्योंकि हम पढ़ाए हैं ना, हमको पता है, टेक्निकलिटीज क्लियर है। एक ही बार पढ़ो ना, तुमको लगता है कि चलो भैया नहीं भैया मेरा 4 तारीख से भी नहीं होगा, तो चल नीच 1 तारीख से पढ़, अक्टूबर नवंबर तो पढ़ना ही नहीं लॉ, एकदम कोना में रहेगा, तेरा आत्मा मानेगा नहीं, रहने दे। देखो इतना मन है पढ़ने का, 3 महीना टैक्स पढ़ ऑल्टरनेटिव डेज करके, तब भी टैक्स में तुम बाप हो जाएगा, समझ आ रहा है। ऑल्टरनेटिव डेज समझ आता है, ऑल्टरनेटिव डेज, मंडे टैक्स पढ़ा है तो ट्यूसडे कॉस्ट पढ़ ले, वेडनेसडे फिर टैक्स पढ़ ले, कॉस्ट एंड टैक्स ऑल्टरनेटिव चलेगा, ठीक है। कॉस्ट एंड टैक्स क्या चलेगा? ऑल्टरनेटिव चलेगा। अब जिनका 2 ग्रुप है, जिनका 2 ग्रुप है, ये 2 मिनट टाइम है ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हम, स्ट्रैटेजी बता रहे फॉलो करने के लिए। 1 सेकंड रुकिए, तुम लोग का 2-2 ग्रुप किसका है? इन दोनों का 2 ग्रुप है, तेरा सिंगल, तेरा तो बस लेट जा आराम से, फिर घर जाके टैक्स तो बवाल पढ़ भाई, तू CMA का पेपर ही टफ बनेगा, लॉ टैक्स, और कुछ नहीं टफ बनाएगा, ये गारंटी है, पेन पेपर में लिख दे रहे। बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप? तेरा बोथ है तो तुम साला सिंगल में क्यों माता हिलाया? तुम बोथ बोले, बोथ बोला, सुनी तुम? ए सुनो, तुम लोग को सितंबर एंड तक अपना सारा टीचर लोग को बाय बोल देना चाहिए, ठीक है। बोलने का मतलब है जो भी वीडियोस क्लास लिए हो या फिर ऑफलाइन, सितंबर एंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। अब बचा क्या तेरे पास? अक्टूबर नवंबर, ठीक है। 2-2 सब्जेक्ट पढ़ना है पर डे, 2-2 सब्जेक्ट पर डे एंड 30 मिनट्स एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। 2-2 सब्जेक्ट पर डे मतलब क्या? मान लो मंडे को तुम लोग टैक्स पढ़ा, तो मंडे टैक्स पढ़ा और मंडे ही टैक्स के बाद तुम लोग पढ़ेगा पोएम, ऐसा डन है।
OMSM में अगर टैक्स का प्रोविजन पड़ा है उस दिन, सिर्फ जैसे सैलरी का प्रोविजन ही पड़ा है, सम्स नहीं किया, प्रोविजन पड़ा है, ठीक है, तो OMSM में प्रैक्टिकल करेगा। लेकिन अगर टैक्स का क्या किया है, सम्स किया है, तो OMSM का थ्योरी करेगा, जैसे कि SM पढ़ेगा। डन है, मंडे पढ़ लिया। फिर ट्यूसडे कॉस्ट पढ़ेगा। ट्यूसडे क्या पढ़ेगा, कॉस्ट पढ़ेगा। और कॉस्ट ग्रुप 1 का पढ़ा है ना, तो उसी दिन तुम क्या पढ़ेगा, FM पढ़ेगा, ठीक है। अगर कॉस्ट का थ्योरी पढ़ा तो FM का प्रैक्टिकल करेगा, कॉस्ट का प्रैक्टिकल किया तो FM का थ्योरी पढ़ेगा। डन है क्या। उसके बाद वेडनेसडे फिर से तुम क्या पढ़ेगा, टैक्स पढ़ेगा। वेडनेसडे फिर से तुम क्या पढ़ेगा, टैक्स पढ़ेगा। और इस टैक्स के साथ तुम पढ़ेगा अकाउंट्स। समझ आ रहा है अच्छी तरह से। ऐसे करके एक हफ्ता बनाएगा जिसमें तुम लोग 4 से 5 सब्जेक्ट लेके घूमेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक वापस से ऐसे ट्यून करते करते करेगा, तब पढ़ाई हो पाएगा। समझ आ रहा है। लॉ टच नहीं करना, दोनों ग्रुप में लॉ टच नहीं होगा। अक्टूबर नवंबर में दोनों ग्रुप जो दे रहे हैं लॉ टच नहीं करेंगे, ठीक है, लॉ टच ही नहीं करेंगे। और जिनका सिंगल ग्रुप है दे कैन टच, 4 ही सब्जेक्ट है, दे कैन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस यही बोलना था।